और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी किशोर अजवानी के पास, जिनके साथ मौजूद हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। जी हमारे साथ मौजूद हैं आज दिल्ली चुनाव के इस अहम दिन यानी प्रचार के आखिरी दिन खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी। शाह साहब, स्वागत है आपका। बहुत अहम दिन आपके लिए, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 41 छोटे बड़े चुनाव आप अब तक लड़वा चुके हैं या उनका प्रबंधन कर चुके हैं और सब में जीत हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ी चुनौती आई है आपके सामने। ऐसा नहीं है, हर चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है और मैं मानता हूं कि हर चुनाव को सामने जो विपक्ष है और हर राज्य की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से लड़ना चाहिए। इसमें कोई विशेष चुनौतीपूर्ण है ऐसा मैं नहीं मानता। महाराष्ट्र का चुनाव भी काफी चुनौतीपूर्ण था, झारखंड का भी काफी चुनौतीपूर्ण चुनाव था, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मोदी जी की लोकप्रियता के आधार पर हम जीते हैं। यहाँ पर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अच्छे से इस चुनाव को जीतेंगे। और आपने जैसे कहा हर राज्य की अलग परिस्थिति होती है, यहाँ पर आप सीधा विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। विपक्ष यानी जो आपके खिलाफ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी जिसको आप सबसे बड़े दावेदार मान रहे हैं आपके खिलाफ, और अरविंद केजरीवाल पर, उन पर चंदा लेने के जो आरोप लगे हैं, गलत तरीके से चंदा लेने के आरोप लगे हैं। हम माना उन्होंने जो किया मान लिया जाए कि गलत किया, उन्होंने काले धन को सफेद किया, उन्होंने इस बहाने अपना फंड जुटाया और फिर भी वो शुचिता का ढोंग करते हैं, अगर आपकी बात ये आरोप भी मान लिया जाए। लेकिन ये अपने आप को शुचिता वाला दिखाने वाला, साफ दिखाने वाला मौका भी तो उनको इसी वजह से मिलता है कि आप और दूसरी पार्टियां अपनी फंडिंग के बारे में कुछ नहीं बताती हैं। नहीं, हमारी फंडिंग के बारे में हमने हमेशा बरोबर चुनाव आयोग को अपना हिसाब सबमिट किया है और आज तक कोई क्वेरी जनरेट नहीं की है। केजरीवाल जी के दिमाग में जो क्वेरी आती है वो क्वेरी नहीं होती। देश संविधान के हिसाब से चलता है और चुनाव आयोग को हमने ठीक से हमारा हिसाब बरोबर सबमिट किया है और उसमें चुनाव आयोग ने आज तक कोई ना टिप्पणी की है ना क्वेरी की है। अगर कहीं कभी कभार कोई पूछताछ होती भी है तो उसका जवाब देकर हम संतुष्टि चुनाव आयोग को कराते हैं। लेकिन जो ये जो कानून है जिसके तहत आप और दूसरी पार्टियां 75-80% जो फंडिंग आती है उसके बारे में न बता सकें, क्योंकि वो नहीं न बता सके ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी मास बेस्ड पार्टी है, ऑल इंडिया पार्टी है और देश भर में से जो चंदा आता है वो हमारे बैंक अकाउंट में हम रिसीट कराते हैं। इसमें ना बता सके ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको कोई आपत्ति नहीं होगी अगर उनके भी नाम बताने पड़ जाए सबके? हाँ, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, बताते ही है हम। नहीं, वो 75-80% जो 20,000 से नीचे वो नहीं बता पाते ना? नहीं, 20,000 से नीचे है उनका नाम बताने का ना कोई प्रावधान है, ना बता सकते, इसलिए कि छोटे छोटे कार्यकर्ता छोटी छोटी अमाउंट कलेक्ट करते हैं। हम कोई 50 लाख का चेक लाकर छिपाते नहीं है भैया। ना रात को 12 बजे हमारे अकाउंट में 50 लाख का चेक डिपोजिट हो जाता है और बाद में हम कहते हैं नहीं 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 भाई, हम इनको तो जानते ही नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए कि 2 करोड़ का चेक एक दिन डिपॉजिट हो जाता है, 4 चेक आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, जो आपका सबसे बड़ा कलेक्शन वाला दिन है। तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि वो देखे वो किसने डाला है? आपका फर्ज नहीं बनता है? जबकि आपने कहा था, श्री योगेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने स्वयं देखी है कि 10 लाख से ज्यादा चंदा देने वाले व्यक्ति की विषय को और चंदे को हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जो उनकी हाईएस्ट बॉडी है, उनके सामने रखेंगे। वो अप्रूव करेगी, बाद में 10 लाख का चेक डिपॉजिट होगा। तो मैं मान लूं क्या कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने 50 लाख के चारों चेक जानबूझकर जांच कर डिपॉजिट करवाए हैं? अब इन सारी बातों में इधर उधर का रास्ता ढूंढना ठीक नहीं है। वो पकड़े गए हैं और वे साफ है कि काला धन सफेद करने के लिए इन कंपनियों का उपयोग किया गया है और उसको चुनाव के उपयोग में लिया गया है। तो वो उनके वॉलंटियर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके 4 घंटे बाद आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और जैसा आपने कहा कि आरोप की उन्होंने काला धन सफेद किया, इन कंपनियों के जरिए किया है। वो तो चलो चुनाव में है, वो भी
उन पे जो एक्शन होना चाहिए कानून अपना काम करेगा, लेकिन कंपनियों पे तो एक्शन लेना चाहिए ना आपकी सरकार को। इन कंपनियों को कोई पकड़ नहीं रहा। नहीं, जरूर लेगी। अभी 2 ही 3 दिन हुए हैं और इसको चुनावी कलर न मिल जाए इसलिए शायद सरकार राह देखती होगी। आप 7 तारीख के बाद देखिए, जरूर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन क्या एक्शन इसलिए रुकना चाहिए कि कहीं उसका चुनावी फायदा न ले जाए विपक्ष? फायदे नुकसान का सवाल नहीं है। अब जो फैक्ट है इरिवर्सिबल फैक्ट है। फैक्ट दुनिया के सामने आ गया है, सरकार के सामने आ गया है, पब्लिक डोमेन में आ गया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। चुनाव तक एक्शन का नाटक कर कर इधर और साइड पर चुनावी फायदा किसी को मिले ऐसा नहीं करना चाहिए। 7 तारीख के बाद तुरंत उसकी जांच होगी। वो एनजीओ ने भी शायद कोई लेटर लिखा है सरकार को और सरकार इसके आधार पर जरूर जांच करेगी। लेकिन वो जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं जिनके जो अलग अलग कंपनियों में डायरेक्टर हैं, मैं आम आदमी पार्टी की अलग बात है, जो ये कंपनियां, एक कंपनी का नाम भी लिया गया कि उस पर वैट का नोटिस आया था, उससे कम से कम वैट तो वसूला जाए, उसको कम से कम लुकआउट नोटिस तो डाला जाए, कहीं वो विदेशी न चले जाए। देखिए, मैं आपको स्पष्टता से बता दूं कि उनके खिलाफ जांच का लेटर कोई एनजीओ ने लिखा है ऐसा मुझे प्रेस से मालूम पड़ा है। सरकार के अंदर क्या गतिविधि चल रही है मुझे मालूम नहीं है। सरकारी मशीनरी निश्चित तौर पर इस तरह के मामलों का संज्ञान लेती है, उस पर जांच करती है और हमारा जांच न करने का कोई कारण ही नहीं। और 7 तारीख के बाद ये जांच शुरू हो जाएगी? मैं सरकार की ओर से कुछ नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ एक आम तौर पर ऐसी कंप्लेन आती है तब सरकार इसकी निश्चित रूप से जांच करती है, इसकी भी करेगी। और वो कह रहे हैं कि हमको गिरफ्तार कर लो, अगर उन्होंने ऐसा किया, अगर हवाला हुआ है, अगर देश का पैसा है इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है तो उनकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना। देखिए, वो ध्यान बटाने का ट्राई कर रहे हैं। उनको मालूम है कि 4 दिन के समय में जांच समाप्त होकर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। वो सिंपैथी गेन करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको जवाब ये देना है कि 2 करोड़ का चेक इनके अकाउंट में जमा हुआ तो उनकी जानकारी में थे या नहीं था, 1, और जानकारी में था तो ऐसा क्यों किया, 2, और जानकारी में नहीं था तो एक साथ 2 करोड़ का चंदा अगर कोई आपको दे देता है, कोई 4 कंपनियां दे देती, उसकी कम से कम जानकारी लेने का उनकी जिम्मेदारी है या नहीं है। अब सारी चीजों को गोल मटोल कर निकल जाना इनकी आदत है। उनको कहते हैं कि भैया आपने कहा था कि हम सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, तो क्या मैं बंगलो नहीं लिया, फ्लैट लिया है। सवाल रहने की सुविधा का है, बंगलो या फ्लैट का नहीं है। अब कहते हैं कि ना मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में नहीं घूमूंगा। सारी चीजों से निकल जाना उनका स्वभाव है, झूठ बोलना और किए हुए वादों से मुकर जाना उनका स्वभाव है। तो ये उनका जवाब ये है कि भाई चेक से तो लिया, अगर हमने हवाला ही करना था, काला धन करना था तो हम चेक से क्यों करते, साइट पे क्यों डालते? नहीं, इसलिए साइट पे डाला कि उन्होंने घोषणा की हुई है कि हम सारा पैसा चेक से लेंगे। अब घोषणा को बरकरार रखना है, चेक से चंदा मिल नहीं रहा है। नहीं, मन में चोर होता तो डालते ही नहीं साइट में। नहीं डालते तो पैसा कहां से आता? और हिसाब कैसे देते इलेक्शन? हिसाब कैसे देते? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि हम सारा पैसा चेक से लेंगे। कैश वो डिपॉजिट नहीं कर सकते क्योंकि घोषणा की है। अब कैश को अलग रास्ते से चेक बनाने का ये प्रयास है। तो बाकी पार्टियां कैश लेती हैं, वो ठीक है? देखिए, हमारे कानून के अंदर 20,000 से नीचे कैश लेने में कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे 15,000 रुपया दीजिए, मैं अभी मेरे कार्यालय में रिसीट पढ़ाकर आपको दे दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना हमने कभी ऐसा कहा है। तो वो भी ऐसा कर सकते थे ना कि 20-20 हजार से कम के अमाउंट करे ना, बाद में घोषणा नहीं हो सकती कि हम सारा पैसा चेक से लेंगे। उनको घोषणा करके फायदा भी लेना है और ब्लैक मनी का उपयोग भी करना है, दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। आपने ब्लैक मनी की बात छेड़ी, ब्लैक मनी भी मुद्दा बना हुआ है। माना आप कह रहे हैं कि हमने तो एसआईटी बना दी थी, हम एक्शन ले रहे हैं और पूरी कार्रवाई हो रही है और काला धन आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये जो काले धन वापिस लाकर गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात है, उनकी योजनाएं बनती, उनके फायदे के लिए काम होता है, इस माध्यम से पैसा जाता है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। जो भी काला धन आएगा उसका उपयोग गरीब उपयोगी योजनाओं के लिए होगा, ये कहने का तात्पर्य है। ये आपने अगर ये बात केजरीवाल जी नहीं समझ सकते तो मुझे तरस आता है।
साफ नहीं, साफ ही है भैया। नहीं मतलब ये देखिए, वो किसी के बैंक अकाउंट में कभी पैसा नहीं जाता। मोदी जी का कहने का तात्पर्य ये था कि जो भी काला धन आएगा उसका शुद्ध रूप से उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए की योजनाओं में किया जाएगा, और वो जरूर किया जाएगा। अगर किसी ने ये मान के वोट दे दिया कि मेरे अकाउंट में तो 15 लाख आ रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मानता जी। आप बताइए ना, आप मानते हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि ये चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए वजन डालने के लिए बोली गई हुई बात है। इसका तात्पर्य ये है कि हर गरीब को ऊपर उठाने के लिए योजनाएं बनेगी उस धन में से, और वो योजनाओं से गरीब को फायदा होगा। गरीब भी यही समझ रहा है, मगर इनके दिमाग की गरीबी इतनी है कि इनकी समझ में नहीं आता। लेकिन आप भी तो ये जो चुनावी भाषण में बोलते हैं कई वादे, उनको आप भी तो उनको उन्हीं पर घेरते हैं कि आपने वादा किया था आप पूरा नहीं कर रहे। वो भी यही बोल रहे हैं। देखिए, काला धन गरीबों के उपयोग में लाना और उसको किसी जुमले में डालकर बोलना अलग बात है। मैं मकान नहीं लूंगा, ये स्पेसिफिक व्यक्तिगत वादा है। मैं सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करूंगा, ये व्यक्तिगत वादा है। मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को परमानेंट कर दूंगा, ये व्यक्तिगत वादा है। सरकार जनता चलाएगी, हम लोक दरबार लगाएंगे हर सप्ताह, ये व्यक्तिगत वादा है। ये सारे वादों से मुकरे। मैं 5 साल तक बनारस की जनता की सेवा करूंगा, हारू या जीतू, ये व्यक्तिगत वादा है, ये जुमले नहीं है, सीधा वचन है। तो ये दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। और फिर काले धन से जोड़ के, इस 15 लाख से जोड़ के वो बोलते हैं कि 15 लाख का वादा किया था और मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं। मोदी जी के सूट की कीमत क्या है वो केजरीवाल जी को किसने बताया? राहुल गांधी भी बोलते। राहुल गांधी बोलने से क्या होता है भाई? इस तरह की व्यक्तिगत बातों में पड़ना नहीं चाहिए। ना सूट की कीमत 10 लाख की है, ये निराधार आरोप है और उसको लोगों ने मानना नहीं चाहिए। नहीं, वो भी उनका भी चुनावी भाषण है ना, वो भी वजन डालने के लिए 10 लाख बोल रहे हैं क्योंकि किसी अखबार में छप गया। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम कहाँ उसको रिएक्ट करें, वो बोले, लेकिन वो जनता निर्णय करेगी। मेक इन इंडिया से जोड़ रहे हैं उसको, वो कह रहे हैं वो मेक इन यूके सूट है। मेक इन यूके सूट है, वो भी इनको मालूम नहीं है। किसको मालूम है मेक इन यूके सूट? मीडिया का एक रिपोर्ट आ गया, उसको सच्चा मान लिया। हमने तो जेट ब्लू से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था सिला तो हमने, कपड़ा पता नहीं कहां से आया, गिफ्ट में आया। तो कहाँ विदेशी हुआ? देसी है। नहीं, मैं भी नहीं जानता भाई। मैं इन सब की चीजों में अरविंद केजरीवाल का मफलर कहाँ से आया मैं ढूंढने नहीं जाता। अन्ना हजारे भी यही सब बातें उठा रहे हैं और फिर वो लोकपाल की बात भी कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं अनशन करूंगा, मैंने चिट्ठियां लिखी, मुझे जवाब नहीं दिया। देखिए, अन्ना की जो बातें पब्लिक डोमेन में आई है मीडिया के माध्यम से, सरकार उस पर संज्ञान लेकर जो उनको जवाब करना है और जो एक्शन लेना है वो जरूर लेगी। आप मतलब उन्होंने जो सवाल उठाया उनको समझाने या उनसे बात करने की कोशिश नहीं की जा रही? एक्शन ही लेंगे तो अपने आप बात समाप्त हो जाएगी। केजरीवाल जी पर आते हैं, वो ऐसा लग रहा है जो भी उन पर हमला होता है, जो भी आप उनके खिलाफ बोलते हैं, वो उसको अपनी तरफ मोड़ के जनता के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। जनता मूर्ख नहीं है भैया, कुछ मुड़ता नहीं है, जनता को मालूम पड़ता है। चीजें मालूम पड़ती है कि शपथ विधि के दिन ही मेट्रो में जाना, बाद में SU4 में घूमना, एक कथनी और करनी का जो अंतर है वो लोगों को मालूम पड़ता है। कुछ चीजें मुड़ती नहीं है। माना आपने जो जैसे एड में आपने जो बड़े मुद्दे उठाए, उन्होंने क्या किया कि आप ही का आरोप मानते हुए कि एक उसमें से पॉइंट निकाल के उपद्रवी गोत्र और कह दिया साहब मेरे गोत्र पे हमला कर रहे हैं। वो कोई अग्रवाल समाज उनकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि एड अपने आप में स्वयं स्पष्ट है। हमने आप पार्टी के वैचारिक गोत्र की बात की है, किसी केजरीवाल की बात नहीं की। अगर आप पार्टी केजरीवाल खुद व्यक्ति ही मान लेता है तब तो ठीक है। आप पार्टी का मतलब सिर्फ केजरीवाल होता है क्या? केजरीवाल जी स्पष्ट करे। केजरीवाल के व्यक्तित्व में ही आप पार्टी निहित है। तो आपने आप पार्टी के लिए उपद्रवी गोत्र कहा था? स्वाभाविक रूप से आप पूरा ऐड पढ़िए। जी वो मैंने तो पढ़ा है। हमने कहा है आपका उपद्रवी गोत्र, आप मतलब आप पार्टी, केजरीवाल जी नहीं। और आप पार्टी का उपद्रवी गोत्र हमने कहा है, वो बात केजरीवाल खुद कहते हैं, वी आर एनार्किस्ट। वो खुद ही तो कह रहे हैं कि हम एनार्किस्ट है। प्रियंका गांधी ने भी तो नीच राजनीति कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी नीची राजनीति कहा था, उन्होंने कहा कि मेरी जाति पे बोल रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। प्रियंका जी ने जो कहा था वो जाति के रेफरेंस में ही कहा था।
हमने यहाँ पर आप पार्टी के स्पष्ट रूप से आप पार्टी के गोत्र की वैचारिक गोत्र की बात करें। दोनों में कोई समानता नहीं है ना, जरा भी समानता नहीं। ये जो आकलन है इससे आप सहमत नहीं हैं कि अरविंद केजरीवाल उसी तरह से चीजों को मोड़ते हैं जैसे प्रधानमंत्री चुनाव अपने अभियान में मोड़ते थे? देखिए, उनको अधिकार है जो लोगों के सामने अपनी बात रखने का, हमें अधिकार है हमारी बात रखने का। 7 तारीख को फैसला हो जाएगा जनता किसकी बात मानती है। अमित शाह जी, आप पार्टी अध्यक्ष हैं, ये जो खबरें आती हैं घर वापसी, बच्चे पैदा कर लो, इन सब का कितना फायदा मिलता है वोट में? देखिए, मैंने कहा कि पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि ये पार्टी के जो लोग भी बोलते हैं उनका व्यक्तिगत बयान है। फिर भी क्योंकि वो पार्टी के सदस्य है, मैंने उनको चेतावनी भी दी है, कुछ लोगों से जवाब तलब भी किया है और अब बंद हुआ है। मुझे लगता है मीडिया ने भी अब बातों को खुरेदना नहीं चाहिए। साक्षी जी ने फिर परसों कुछ कह दिया कि क्या कहा कि आप फिर बाद में कह रहे हैं कि नहीं मैं तो मोदी जी का सिपाही हूं। इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है उसमें। इससे चुनावी फायदा मिलता है? चुनावी फायदे के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। हमने ये चुनाव के वक्त नहीं हो रहा है, पहले हो रहा था, फिर भी हमने उनको संयम बरतने के लिए चेतावनी भी दी है और जो नहीं माने उनको नोटिस भेजकर जवाब तलब भी किया है। और मैं मानता हूं कि अब जिनको समझना है वो समझे। पर आपका तो ऐसा बिल्कुल आयरन कंट्रोल माना जाता है पार्टी पे, उसके बावजूद क्यों बोल जाते हैं? ये पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, किसी का आयरन कंट्रोल नहीं हो सकता। आपने और प्रधानमंत्री ने कल जो क्लैरिफाई किया कि जो चुनाव में कई बातें चलाई जा रही हैं कि साहब सरकारी कर्मचारियों को 58 में रिटायर करने का प्लान बन रहा है, और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। एक दूसरी बात भी, मतलब ये आपको फीडबैक जाहिर है जनता से मिल रहा है कि लोग ऐसा फैला रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत पड़ी। दूसरी बात भी कही जा रही है कि जो एलपीजी गैस की सब्सिडी है वो सिर्फ बीपीएल को देने वाली है सरकार। नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। ये वोट पाने के लिए बहुत नीची कक्षा की हरकतें हो रही है। मैं तो अपील करना चाहूंगा जो लोग भी ऐसा करते हैं इनसे परहेज रखना चाहिए। पर आपको नहीं लगता कि सीधा आम आदमी पार्टी को अटैक करना, अरविंद केजरीवाल को अटैक करना, इस रणनीति से उनका कद बढ़ता हुआ दिखता है? देखिए, हमारा काम है कि उन्होंने जो वादे किए थे और जो वादे पूरे नहीं किए वो लोगों के सामने रखने का। उसके साथ साथ हम सरकार ने क्या किया वो भी रख ही रहे हैं। हम निश्चित रूप से जनता को कह रहे हैं कि सरकार ने महंगाई को कम किया है। हम निश्चित रूप से कहेंगे मेक इन इंडिया योजना के द्वारा रोजगारी जनरेट होगी। स्किल डेवलपमेंट की जो योजना है हमारी, उसके द्वारा रोजगारी बढ़ेगी। मेक इन इंडिया के द्वारा रोजगारी बढ़ेगी। बाकी सब अच्छी चीजों को भी हम लोगों के सामने रख ही रहे हैं। काफी काम हुआ है 8 महीने के अंदर, और देश की विकास दर जो 4.6% तक पहुंच गई थी, नेगेटिव जा रही थी, उसको हमने कम से कम ऊपर करने का। तो 6.9 बता रहे हैं, 6.9 आ रही है। नहीं, पिछली वाली 6.9 रिवाइज होगी। नहीं, वो तो इसका आंकड़ों का इफेक्ट है। हाँ। एक्चुअल में 4.6 थी, उसको हम 5.7 तक ले गए। और मैं मानता हूं कि एक तिमाही के अंदर इतनी ग्रोथ रेट अचीव करना एक बड़ा अचीवमेंट है। तो ये 7 तारीख के चुनाव फिर इस 8 महीने पे रेफरेंडम है? मैंने ऐसा नहीं कहा। हम हमारी अच्छी बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर आप अपने अच्छे 8 महीने के काम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं तो काफी चीजें बनकर चुनाव होता है। किसी सरकार का रेफरेंडम नहीं हो सकता। नहीं, रेफरेंडम मतलब हाँ। सरकार के किए हुए कामों का भी असर इसके अंदर होता है। काफी चीजें मिलाकर चुनाव बनता है, कोई एक चीज पर नहीं बनता। तो जो जिस तरह से भाई दिल्ली में तो 60 विधानसभा क्षेत्रों पर आपकी बढ़त थी लोकसभा में, तो कमी आती है, तो क्या ये माना जाए कि लोग इस 8 महीने के काम से खुश नहीं है? या जिस लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, अलग व्यक्ति लड़ते हैं, और स्टेट पॉलिटिक्स का अलग डायनेमिक्स होता है। दोनों का रिजल्ट कंपेयर करना मैं मानता हूं अन्याय होगा। झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र सब जगह पे हम चुनाव जीते हैं, और मगर उसको लोकसभा के चुनाव के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट का चुनाव जब होता है तब मुद्दे भी स्टेट के होते हैं, पार्टियां भी स्टेट की होती है। स्टेट की पार्टियों को
जनता का रिस्पांस भी मिलता है, क्योंकि स्टेट का इलेक्शन है। अब जब लोकसभा का चुनाव होता है तब एक अलग माहौल में अलग प्रकार से जनता अपना मत व्यक्त करती है। क्या इसी वजह से किरण बेदी जी को लाना पड़ा? किरण बेदी जी को मैंने कई इंटरव्यू में साफ किया है, किरण बेदी जी को लाना कोई नई बात नहीं है भैया। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार समाज के अंदर अच्छा काम करने वाले काफी लोगों को मौका दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, और वो लोग आज सफलतापूर्वक राजनीति के अंदर अपना योगदान कर रहे हैं। किरण बेदी जी उसी श्रृंखला की एक नई कड़ी है। जैसे आपने बताया कि राज्यवर्धन सिंह राठौर सीधे ले आए, नवजोत सिंह सिद्धू जी भी ऐसे ही आए थे, चेतन चौहान आए थे, कभी जसवंत सिंह आए होंगे, हाँ। जनरल खंडूरी आए होंगे, जनरल खंडूरी आए थे। पर सीधा किसी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाते ना आप। वो कौन सा चुनाव लड़ता है? राज्यवर्धन सिंह राठौर सीधा मंत्री बने, जसवंत सिंह जी सीधा देश के प्रमुख नेता बने थे, खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने थे। वो कौन सा चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव में पार्टी को कितनी सफलता मिलती है, इस पर निर्भर होता है भाई। आपस में कोई झगड़े नहीं थे? जैसे ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली प्रदेश में इतने झगड़े, स्वाभाविक रूप से जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जीवन थे वहां थोड़े बहुत रिएक्शन आएंगे, मगर वो रिएक्शन का सही रिफ्लेक्शन आता है बगावत के अंदर। 70 सीटों में से एक भी सीट पर आज भारतीय जनता पार्टी का बागी कैंडिडेट नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी टॉप टू बॉटम इंटैक्ट एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। पर जितनी प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में भीड़ आती थी, पहली रैली में नहीं आई थी, बाद में फिर भीड़ बढ़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली रैली को इस तरह से प्रचारित किया गया, मेरे पास तो फुटेज है, आपने भी किया होगा, जरा देख लीजिएगा ठीक से। जो मैदान था उसका एक कोना भी खाली नहीं था, और बाहर भी कम से कम 15 से 20 हजार लोग थे। मैं तो गाड़ी से निकला था, बाद में तुरंत ही निकला, बाहर मैंने देखा था 15 से 20 हजार लोग। तो ये जो कहा जा रहा है कि उस रैली के बाद फिर फैसला लिया गया कि नहीं, किरण बेदी जी को लाना पड़ेगा, केजरीवाल जी का मुकाबला करना पड़ेगा, क्या ये रणनीति कि कांग्रेस को इग्नोर ही कर दिया जाए, ये रणनीति कुछ नहीं? हम कांग्रेस को इग्नोर नहीं करते भैया, क्योंकि कांग्रेस पे लोग कह रहे हैं अगर कांग्रेस पे भी अटैक रहता तो कांग्रेस भी थोड़ी मजबूत होती है और वोट बढ़ जाते, आपको ज्यादा फायदा होता। हम कांग्रेस को मजबूत नहीं कर सकते। कांग्रेस को मजबूत होना है तो खुद ही होना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकते। मैं किसी और पार्टी को मजबूत नहीं कर सकता, मैं मेरी पार्टी को मजबूत कर सकता। ये लोकसभा आपने बोला कि उन दोनों को अलग देखना चाहिए, लेकिन उसके बाद ही अगर ये चुनाव हो जाते, विधानसभा चुनाव, तो इतनी चुनौती न मिलती जैसी आम आदमी पार्टी अब दे रही है। अब जो नहीं हुआ इसके बारे में चर्चा करने का क्या मतलब है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता। कोई घबराहट नहीं है पार्टी में? जरा भी घबराहट नहीं, बिल्कुल स्वस्थता से सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और आप देखिएगा 10 तारीख को निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। आपका आक्रामक अंदाज हमेशा रहा है, आप चुनाव हमेशा आक्रामक अंदाज में लड़ते हैं, और दिल्ली का इस बार भी लड़े। पर इस बार ये माना जा रहा है कि इतना ज्यादा आक्रामक, इतने मंत्री उतारना, ऐसा लग रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर गए। देखिए, ये मुझे लगता है कि बाकी सब चुनाव आपने ठीक से कवर नहीं किए। इतने ही मंत्री महाराष्ट्र में थे, इतने ही मंत्री झारखंड में थे, और इतने ही मंत्री हरियाणा में थे। क्योंकि दिल्ली देश की कैपिटल है, मीडिया का सेंटर है, इसलिए आपको जरा ज्यादा नजर आता है। और दूसरा, केजरीवाल जी की प्रचार करने की क्षमता अच्छी है। तो आप लोगों को बातें पकड़ा जाते हैं और आप पकड़ लेते हैं। ये मानते हैं आप? नहीं, आपको कन्विंस करने की, आप मीडिया को कन्विंस करने की क्षमता अच्छी है। वो तो मोदी जी की बहुत अच्छी है। नहीं, फिर भी केजरीवाल जी की ज्यादा अच्छी है। मैं मानता हूं वो झूठ चीजों को भी आप लोगों को पकड़ा सकते हैं। ये आप कह रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल तैयारी के साथ है, आक्रामकता वैसी बनी रहेगी, जीत आपकी होगी, तो कितनी सीटों से होगी? आपका भी तो आंकलन होगा, क्योंकि अब सर्वेस पे तो प्रधानमंत्री हम कंफर्टेबल मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ये 2-3 दिन में उसको 2/3 के नजदीक लिया जा सके, 2/3 के नजदीक जा सके, ये हमारा प्रयास है। आंकड़ों पे न जाएं सर्वे की, काफी सर्वे आम आदमी पार्टी को भी आगे बता रहे हैं, कुछ आपको बराबर बता रहे हैं, लेकिन आज से 3-4 महीने पहले यही सर्वे ऐसे नहीं थे। तो आपके अपने आंकलन में भी क्या ऐसा हुआ है कि पहले ज्यादा थी स्थिति, अब कुछ? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल आकलन का सवाल है, हमारी स्थिति ज्यादा कंसोलिडेट हुई है, हमारा भरोसा भी बढ़ा है। यानी आप कह रहे हैं कि आपके इंटरनल आकलन ये है कि पिछले 3-4 महीने में बल्कि ग्राफ बढ़ा है, घटा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। अंतिम 15 दिन की बात कर रहा हूं। अंतिम 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी ने काफी कंसोलिडेशन करने में सफलता पाई है, और चुनाव हमारा मजबूत हुआ है।
किरण बेदी जी के आने से फायदा मिला इसका? जी निश्चित रूप से फायदा है। क्योंकि बाकी आंकलन तो ये कह रहे हैं कि उसके बाद से नुकसान हुआ है। देखिए, नुकसान प्रचारित करने से नहीं होता। हम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, लोगों की नब्ज को जानते हैं, लोग संपर्क भी करते हैं। जब एक रैली करते हैं तो आंख देखकर मालूम पड़ता है कि मतदाता क्या सोच रहा है। किरण बेदी जी का जो रिकॉर्ड है करप्शन और क्राइम के खिलाफ लड़ाई का, और एक साफ सुथरा एक प्रशासनिक अधिकारी का रिकॉर्ड है, उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। लेकिन एक आंकलन ये है कि उनका ये रिकॉर्ड और उनकी ये लोकप्रियता और उनकी ये पर्सनालिटी इसलिए मानी जाती थी क्योंकि वो दोनों से इक्विडिस्टेंट रहती थी, बीजेपी कांग्रेस राजनीति से अलग और अपने एक मंच पे रहती थी। जैसे ही वो एक तरफ हो गई और उस तरफ हो गई जिस तरफ वो सवाल पूछ रही थी, खुद प्रधानमंत्री मोदी से भी कुछ वक्त पहले तक, या आरटीआई में पार्टी को लाने के लेकर भी वही उस तरफ हो गई, तो फिर उनकी वही लोकप्रियता में कमी आ जाती है। देखिए भैया, पूरे देश की राजनीति को डिसाइड करने के लिए आरटीआई एक ही मुद्दा रहता है क्या? नहीं, मैं काफी सारे मुद्दे होते हैं। एक मुद्दा मैच नहीं होता, 99 मैच होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैचिंग कही जाती है। लेकिन किरण बेदी जी उसी मंच पे चली जाएं जिसपे वो सवाल उठा रही थी, तो एक सवाल पूछा है उन्होंने, इसको इतना तुल देने की, वो साफ राजनीति की पक्षधर रही है, हम भी साफ राजनीति के पक्षधर हैं। देखिए, चीजों को सिलेक्टिवली पिकअप करना वो ठीक नहीं होता। किरण बेदी जी भारतीय जनता पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ी है और चुनाव बहुत अच्छे से जोर पकड़ा है। अंत में अमित शाह जी, राहुल गांधी ने भी कहा कि आपने, मतलब बीजेपी ने, मोदी जी ने जयंती नटराजन को खड़ा किया उनके खिलाफ। आप, ये खबर आई कि आपसे मिली थी वो, क्या वो मिली थी आपसे? जी नहीं, मुझे कभी ना मिली नहीं है, ना मेरी फोन पर भी बात हुई, कभी बात नहीं, कभी कोई मुलाकात नहीं, कुछ बात भी नहीं हुई? कोई शादी विवाह में भी नहीं मिली। मैंने हमेशा आज तक जीवन में उनको टीवी पर ही देखा है। तो वो पार्टी में नहीं आ रही है ना? हमारे पास आने की ना उनकी कोई सूचना प्राप्त है, ना कोई मैसेज है। पार्टी में आने का सवाल ही नहीं। और इसी तरह से अटकलें बिहार को लेकर हैं कि मांझी साहब को हटाया गया तो वो आपके साथ आएंगे, आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मैं काल्पनिक चीजों का जवाब नहीं देता। नहीं, खुद उमा जी ने कहा ना कि वो मसीहा हैं। वो ठीक है, उमा जी कुछ भी कह सकती हैं, मगर मैं काल्पनिक चीजों का जवाब नहीं देता। मांझी साहब को हटाना या नहीं हटाना उनका फैसला है। मुझे लगता है कि वो हटाना चाहते हैं मगर हटा नहीं पा रहे हैं। पर आप उनको अपने साथ नहीं लेंगे? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा नहीं लेंगे, अभी ऐसी परिस्थिति ही निर्माण नहीं हुई। राजनीति के अंदर जब चीजें सामने आती है तब उस पर डिसीजन होता है। एक साल पहले किसी चीज का डिसीजन करके नहीं रखते, और जब अगर उनकी ओर से कोई इच्छा आती है तो उस वक्त राजनीति की परिस्थिति क्या है वो सोचकर पार्टी निर्णय करेगी। मगर अभी, जहां तक अभी का सवाल है, वो मुख्यमंत्री है बिहार के, जदयू के, और अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी तो काफी परेशान किए हुए नीतीश कुमार जी को, हमारे लिए अच्छा ही है। तो इन चुनाव के नतीजों का वहां भी पड़ेगा असर? बंगाल में निश्चित रूप से पड़ता है कि विजय रथ चलता रहता है। चुनाव का जो भी नतीजा आएगा उसका असर पड़ता ही है। देखिए, लोकसभा का और बाकी 4 राज्यों का और इस राज्य का, 5 का असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा और बंगाल के चुनाव पर भी पड़ेगा। हम अब तक लोकसभा का चुनाव जीते, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू भी करीब करीब जीते, काफी अच्छा मैंडेट पाए हैं। इन चारों का और बाद में दिल्ली का जो आएगा, सबका असर बिहार के चुनाव पर सुनिश्चित रूप से पड़ेगा। और यहाँ अगर कमी रह गई तो भी मैंने कहा ना कि इसकी जो इन टोटो इफेक्ट आनी है 5 चुनाव की, वो बिहार पर आएगी। यहाँ कमी रह गई तो किसकी जिम्मेदारी होगी? मैं नहीं मानता कमी रह जाएगी। अगर रह गई तो कौन ऐसी कल्पना करने का सवाल ही नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है, और 10 तारीख को देख लेना, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत से आगे, काफी आगे तक हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि कुछ लोग इस इंतजार में है ना कि ये कहें कि मोदी का विजय व्रत रुका, ये कहें कि अमित शाह की रणनीति फेल हुई, ये कहें कि किरण बेदी का चेहरा नहीं चला। देखिए, जहां तक मोदी जी के विकास रथ का, विजय रथ का सवाल है, वो कभी रुकने वाला नहीं है। ये सर्वाधिक लोकप्रिय, अक्रॉस द पार्टी सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति है। चुनाव आते हैं जाते हैं, पर इस चुनाव में भी हम अच्छे से जीत कर बाहर आएंगे। मोदी जी पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा ये?
नहीं, जीत कर आएंगे, रिफ्लेक्शन का क्या सवाल है। किसका नसीब चमकेगा? हाँ, नसीब किसका चमकेगा? नहीं, जाहिर तौर पर हम चुनाव जीतेंगे तो किरण बेदी जी हमारी मुख्यमंत्री बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अमित शाह साहब। 42वां चुनाव है शायद मेरा आपका, अगर मेरा आकलन सही है तो, और 41 आप जीत चुके हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज के सीधे सवालों का जवाब दिया अमित शाह ने। बेबाकी के साथ हर मुद्दे पर अमित शाह ने जवाब दिया है। शुरुआत चंदा विवाद से की थी अमित शाह ने और कहा था कि अरविंद केजरीवाल का सच सबके सामने आएगा, वास्तविकता सबके सामने आएगी और कंपनियों के खिलाफ जो आवाज उठ रही है उनके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। लेकिन बड़ी बात जो अमित शाह ने कही कि दिल्ली चुनाव हम जीत रहे हैं और बेहद आश्वस्त अमित शाह, दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत के आगे हम जाएंगे। इसके अलावा एसआईटी बनाने को लेकर, ब्लैक मनी को लेकर भी उन्होंने जवाब दिए, सवालों के जवाब दिए। 15 लाख अकाउंट में आने का बयान चुनावी था, एक तरह से जुमला कहा गया था, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं, एक तरह से अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा अमित शाह ने। इसके अलावा कई अहम बातें कही हैं, मसलन ब्लैक मनी से लेकर चुनावों की बात हो, लेकिन चुनावों पर उन्होंने साफ तौर पर कहा अमित शाह ने कि हम दिल्ली का चुनाव 2/3 से जीतेंगे और हम कंसोलिडेट कर चुके हैं अपनी स्थिति, क्योंकि बीते 15 दिनों में जो आकलन किया गया है बीजेपी की तरफ से वो ये किया गया है कि हमारी स्थिति मजबूत हुई है। हमारे लोग जो हैं, हमारे विधायक जिस तरह से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उम्मीदवार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोग आश्वस्त हुए हैं कि बीजेपी की सरकार पर इस पर मुहर लगाएंगे। तो दिल्ली के चुनाव हम जीत रहे हैं, ऐसा कहना, ऐसा दावा है अमित शाह का।